स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आज अपनी सामाजिक अध्ययन का जो पाठ चल रहा है 11वां, उसकी लास्ट क्लास, इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हो और आप एक आसान तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो। तो हम लोग ने पहले पार्ट में इसके क्या पढ़ा था, महाद्वीप। दूसरे पार्ट में महासागर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेट और सुपर टेट में, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। एक 10 नंबर का सुपर टेट में आता है पर्यावरण, एनवायरमेंट से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। तो उसी का एक टॉपिक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीव मंडल या जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ एक ब्रॉड लेवल है, लेकिन यूपी डीएलएड में सीधा क्वेश्चन आता है आपके कि जीव मंडल या जैव मंडल से, या बायो, इंग्लिश में बायोस्फीयर से आप क्या समझते हैं। 2017 और 2023 में ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि इसमें निकल रहा है जीव और जैव मंडल, तो जहां कहीं पर भी जीवन की संभावना होती है, जिस जगह भी जीवन हो सकता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल। तो जहां कहीं पर किसी भी तरीके से जीवन का विकास होता है, वह क्षेत्र जीव मंडल कहलाता है। तो आप जीव मंडल की परिभाषा समझ गए क्या, कि जहां पर किसी भी तरीके से जीवन का विकास होता है, वह क्षेत्र जीव मंडल कहलाता है। दूसरे शब्दों में, अर्थात जहां कहीं पर भी जीवन की संभावना है, तो वह क्षेत्र या वह जगह जीव मंडल के या जैव मंडल के अंतर्गत आती है। अब तो इसका उल्टा एक लाइन हम लोग बना के कैसे लिख सकते हैं, कि जहां पर जीवन की संभावना नहीं है, वहां जीव मंडल का वह हिस्सा, जो वो क्षेत्र है, वह जैव मंडल का भाग नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या समझा, कि जहां कहीं पर भी किसी भी तरीके से जीवन का विकास हो सकता है या जीवन की संभावना है, उसे जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। जहां कहीं भी जीवन का विकास संभव नहीं है या जीवन संभव नहीं है, जीवन से मतलब पेड़ पौधे भी है, बैक्टीरिया में भी जीवन होता है, हम लोग तो हैं। तो जीव जो शब्द होता है, जीव, उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाता है, जानवर भी आ सकता है, और ये ये जो आपके जीवाणु विषाणु होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग का मोटे रूप से ये समझिए, जहां कहीं भी जीवन होगा, उस क्षेत्र को हम लोग जीव मंडल में रखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जैव मंडल के प्रकार हेडिंग डालिए। जैव मंडल के जैव मंडल के जैव मंडल के प्रकार। जैव मंडल के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? जैव मंडल के 3 प्रकार होते हैं। कहाँ कहाँ, किन कारणों से हमारे यहाँ पृथ्वी पर जीवन है? क्योंकि यहाँ पर एक तो रहने की जगह है हमारे पास, जल है, और सांस लेने की मतलब वायु है। तो जैव मंडल के 3 प्रकार होते हैं। जैव मंडल के जैव मंडल के 3 प्रकार 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये हेडिंग डाल के आप ऐसे ही बनाएंगे, जैव मंडल के प्रकार, जैव मंडल के प्रकार, स्थल मंडल। पहला पॉइंट, स्थल मंडल। स्थल मंडल। दूसरा, जल मंडल। स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल। जल मंडल। और तीसरा है वायुमंडल। वायु मंडल।
और इसके नीचे एक लाइन लिख देना, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि यही तीनों मिलकर पृथ्वी को जीवन जीने योग्य बनाते हैं, या यही तीनों मिलकर पृथ्वी पर जीवन संभव करते हैं। क्योंकि ये तीनों ही मिलकर, ये नीचे लिखना है आपको, ये तीनों ही मिलकर तीनों ही मिलकर पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं। आपने क्या लिखा कि जैव मंडल, जहां पर भी हम लोग ने जीवन की संभावना की या जीवन की संभावना हो रही है तो उसको हमने जैव मंडल के अंतर्गत रखा। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि जीवन कैसे संभव हो पा रहा है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव हो पा रहा है? एक तो वहां पर रहते हैं, जल होता है और वायु होती है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है और दूसरे ग्रहों पर नहीं है। तो जीव मंडल के प्रकार है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और इसके बारे में क्योंकि आप लोग जान गए तो वो एग्जामिनर को दिखाना है क्या, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब पहला पॉइंट डाल दीजिए स्थल मंडल। सीधे भी आपसे पूछा जा सकता है स्थल मंडल से आप क्या समझते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए जीव मंडल के बारे में आया 2 नंबर में तो आप यहीं तक लिख कर आएंगे, बस परिभाषा लिख देंगे और ये एक फिगर बना देंगे बस। अब सीधे आपसे पूछा जा सकता है स्थल मंडल के से आप क्या समझते हैं। लिथोस्फीयर, इंग्लिश भाषी जो बच्चियां हैं, छोटी बच्ची हो गया वो वाली नहीं। चलिए, स्थल मंडल, अब ये सब पढ़ चुके हैं महाद्वीप के रूप में, लेकिन सीधे पूछा जा सकता है तो हम लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट स्थल मंडल। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है? हम लोग कहाँ रहते हैं? स्थल पर, तो वो कैसा होता है? ठोस। तो पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। लिख लीजिए, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। और स्थल मंडल किस चीज का बना होता है? मिट्टी व चट्टानों का। कहा, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? स्थल मंडल पे। तो हम लोग को या मिट्टी मिलती है या तो जहाँ पहाड़ी एरिया वहां चट्टाने होती हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, स्थल मंडल मिट्टी की पतली परतों मिट्टी की पतली परतों व चट्टानों का बना होता है। पृथ्वी पर स्थल मंडल, हम लोग ने महाद्वीप पढ़े थे, उसी का एग्जांपल लिख दो कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जो कि स्थल मंडल के ही उदाहरण है। पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं वो
स्थल मंडल के ही स्थल मंडल के ही उदाहरण उदाहरण हैं। उनके नाम लिख दीजिए। अब उसके सातों नाम लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए, पहला नाम एशिया। एशिया, यूरोप और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आप सब लोग जानते थे, सब चीजें जानते थे, आप महाद्वीप वाली क्लास में पढ़ चुके थे। लेकिन अगर सीधा स्थल मंडल पूछा जाता तो आप लोग का डब्बा गोल हो सकता था। इसलिए मैंने अलग से ये हेडिंग डला दी कि ऐसे आपको लिखना है। और वो जो नोट जानते हैं, ये आ रहा है, एक बार देख लो। चलिए, एक नोट लगा के और लिख दीजिए जो जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर, हम लोग ने देखा था 71% भाग पर पृथ्वी के जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। तो स्थल मंडल का विस्तार है। बताइए, ये आप हेडिंग पढ़, भले आप पहली बार रहे होगे, लेकिन ये सब चीजें आपको आती हैं। आपने अपने शब्दों में ही ये सब चीजें लिखी हैं। कोई रटने की जरूरत नहीं कि एक अलग हेडिंग पढ़ी तो उसमें अलग लिख रहे हैं, दूसरी चीज में अलग लिख रहे हैं। बस उससे क्या पूछा जा सकता है टेट सुपर टेट में, वो पॉइंटेड कर दीजिए और अपने शब्दों में बना के लिखिए। ऐसे लिखा जाता है। चलिए, इसको मैं किनारे हो रहा हूँ जल्दी से। लिए, आई होप आपने नोट कर लिया। अब दूसरा, जलमंडल। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ये सब पूछे गए हैं आपके। जलमंडल से आप क्या समझते हैं? जलमंडल। चलिए, क्या लिखेंगे? पृथ्वी के एक बड़े भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के एक बड़े भाग पर पृथ्वी के एक बड़े भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहते हैं। दूसरी लाइन, जो हम लोगों ने 5 महासागर पढ़े हैं वो किसके उदाहरण हैं? जलमंडल के। तो लिख दीजिए, पृथ्वी पर 5 महासागर जो हैं
पृथ्वी पर पाए जाने वाले या पृथ्वी के 5 महासागर। जलमंडल के ही उदाहरण हैं। पृथ्वी के 5 महासागर जलमंडल के ही उदाहरण हैं। कौन कौन? अब उसका नाम आप लोग लिख दीजिए, या ऐसे 5 महासागर। फ्लो चार्ट में दिखा दीजिए, या तो क्या कर दीजिए, फ्लो चार्ट में इसको दिखा दीजिए कि कितने महासागर है। 5 महासागर। अब महासागर, प्रशांत महासागर, चलिए पहला प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर। फिर आर्कटिक महासागर। चौथा अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। मैं दक्षिणी लिखे दे रहा हूं, दक्षिणी महासागर। और इसका अन्य नाम अंटार्कटिक है, और आर्कटिक महासागर। बस अगर ये मान लो 1 नंबर में आया तो इतना ही लिख के आना जल्दी से, और 2 नंबर में आया तो एक एक लाइन लिख देना इनके बारे में, जो हम लोग ने सिर्फ एक एक लाइन। इसी में सीधे हेडिंग डालना, प्रशांत महासागर 2 विशेषताएं उसकी लिख देना, अटलांटिक महासागर जो हमने लिखाई है पिछले वाले क्लास में उसकी 2 विशेषताएं। ऐसे आपका जल्दी से हो जाएगा। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग, वायुमंडल। एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, इसको हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक तरफ क्या है, पृथ्वी जहां हम लोग सांस लेते हैं तो ऊपर ये सब क्या है, गैस से घिरी हुई है पृथ्वी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। बस इसी को लिख दीजिए। हमारी पृथ्वी चारों ओर, हमारी पृथ्वी ऑक्सीजन कहाँ होती है, घिरी हुई है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें हम लोगों को घेरे हुए हैं। और हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की पतली परत से घिरी हुई है।
गैसों के पतली परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिसे वायुमंडल इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलिए आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का नाम लिख दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर ऑक्सीजन, जो गैसें जानते हैं उसका नाम लिख दीजिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। N2 या नाइट्रोजन। और इसके अलावा आप गैसें नहीं जानते हैं या जानते भी, आर्गन जैसे लिख दीजिए, या नहीं जानते तो क्या लगा दें? आदि गैसों का आवरण है। आदि गैसों का आवरण है। अब अगर आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन कितने % है वायुमंडल में, तो लिख दीजिए लगभग 78%। नाइट्रोजन और 21%। ऑक्सीजन 1% में अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ये आर्गन एंड गैसें। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपका नोट हो गया। तो वायुमंडल से आप क्या समझे? जो पृथ्वी है उसको जो चारों तरफ से गैसें घेरे हुए हैं उसी को हम लोग बस वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद आप जानते थे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जो आप जानते थे वही मैंने लिख दिया। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रहा है। ये सभी एग्जामों में आपके भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, टेट और उसमें सुपर टेट में, इसमें तो आएगा। इसमें मुश्किल है। लिख दीजिए वायुमंडल को 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर वायुमंडल है सब। तो हम लोग ने वायुमंडल के नाम रख दिए। पहले लग दिया क्षोभ मंडल, पहली परत ये कौन सी है? क्षोभ मंडल। लिख दीजिए पहली परत ये क्षोभ मंडल। दूसरी परत का हम लोगों ने नाम क्या रखा? समताप मंडल। फिर मध्य मंडल। फिर देखिए मध्य नाम है मतलब बीच का होगा, तो इसके नीचे 2 हैं तो इसके ऊपर भी 2 होंगी, मध्य मंडल के ऊपर 2, तो आयन मंडल। और सबसे बाहर वाली बहिर्मंडल। लिख दीजिए बहिर्मंडल। तो हमने अपने वायुमंडल को 5 परतों में, मतलब उसके 5 नाम दे दिए कि यहां से यहां तक ये मंडल है,
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप पहला हेडिंग डालिए बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। पहली हेडिंग क्षोभ मंडल। सबसे पहली हेडिंग इसकी विशेषता क्या आ जाएगी कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, सबसे नीचे वाली, वो क्या है? क्षोभ मंडल। तो यहीं पर मैं सीधे लिख रहा हूं वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछी जा सकती है कौन है। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली का कड़कना, आंधी, ये सब किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो लिख दीजिए मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। मौसमी घटनाएं इसी, कोष्टक में लिख दीजिए, आंधी, बिजली, बिजली का कड़कना, मतलब बिजली से क्या मतलब है? बिजली का कड़कना आदि इसी मंडल में होती हैं, आदि इसी मंडल, आदि इसी मंडल में होती हैं। दूसरा समताप मंडल। समताप, जैसा नाम है वैसे कि इस मंडल का तापमान समान रहता है। समताप, तो पहला पॉइंट लिख दीजिए, इस मंडल में तापमान समान रहता है। इस मंडल में, इस सम माने समान, ताप माने मतलब यहाँ जैसे ये निचली परत है समताप मंडल की, ये ऊपरी परत है समताप मंडल की, तो इसके बीच में आप कहीं भी जाओगे तो समान ताप रहेगा, ताप में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए इस मंडल में, इस मंडल में तापमान समान रहता है। और जो अपने वायुयान होते हैं वो इसी मंडल पे उड़ते हैं। तो सीधे आपसे पूछा जाएगा वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? समताप मंडल में। वायुयान, वायुयान मतलब एरोप्लेन, वायुयान, वायुयान इसी परत या मंडल में उड़ते उड़ते हैं। चलिए, फिर तीसरा आ गया आपका मध्य मंडल। तीसरा क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल, इसकी क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है मध्यमंडल की कि जो हम लोग ने उल्काश में पढ़े थे कि जो पृथ्वी तक आते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो वो पृथ्वी के किस वायुमंडल पे नष्ट हो जाते हैं? मध्यमंडल में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो लिख लीजिए उल्काश मध्यमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। उल्काश मध्यमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यह वायुमंडल की, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। चलिए, और फिर फोर्थ नंबर,
आयन मंडल, आयन मंडल, इससे एक ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें धन आयन, आयन आप जानते हैं धन आयन और ऋण आयन, तो उसी से ये बना है आयन मंडल। तो इस मंडल में धन आयन एवं ऋण आयन की प्रबलता पाई जाती है। इस मंडल में धनायन व ऋणायन की प्रबलता पाई जाती है, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं। चलिए इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर लास्ट हम लोग लिखेंगे बहिर्मंडल। चलिए पांचवा बहिर्मंडल। पांचवा बहिर्मंडल, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत। पहली पॉइंट तो यही है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत और जितने मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे आपसे पूछेगा। कृत्रिम मतलब दो चीजें होती है, प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाई है, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव निर्मित उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह, तो जो मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो वो कहाँ लगाते हैं? बहिर्मंडल से ही पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह, इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह इसी मंडल में रहकर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रहों की परिभाषा क्या बताई थी? जो अपने ग्रह के चक्कर लगाएं। तो ये कौन सा मंडल है? वायुमंडल की बात कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही, तो इसके उपग्रह किसके लगाएंगे चक्कर? पृथ्वी के। तो मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में रहकर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए कि बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत और मानव निर्मित उपग्रह, ये जो आपकी विशेषताएं लिखी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। और ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। थोड़े जो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, हेडिंग डाल लीजिए परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न।
परीक्षा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला डालिए माली कम बक। क्या डालिए हेडिंग? माली कम बक। अब कहोगे ये मास्टरवा लगता है, तो दिमाग से हिल गया, ये क्या लिखा रहा माली कम बक। तो आपसे चीजें पूछी जाती इसीलिए लिखा रहा हो। कहोगे ऐसा क्या पूछा जाता है? अरे रुको, थमो, सब आपसे पूछा जाएगा जो हमने 3 रेखाएं पढ़ाई थी, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। तो उससे पूछा जाता है कि कर्क रेखा मान लीजिए जा रही है, तो कोई नदी अगर कर्क रेखा को 2 बार काट गई, देखिए मान ली नदी बह रही है, एक बार ऐसे बही, फिर कितनी बार काटा? 1 बार 2 बार। तो उन्हें यही पूछना है एग्जामिनर को, खुरापात सूझ रहा तो सीधे पूछेंगे कि इस मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या विषुवत रेखा को नदी कौन सी 2 बार काटती है। तो माली, मां से मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, ली से लिम्पोपो, पोपो, लिम्पोपो नदी। तो आप इससे क्या समझते? मकर रेखा को कौन सी 2 बार नदी काटती? लिम्पोपो नदी। ये कहाँ? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो पहला पॉइंट आपने माली कम्बक या मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। अब कहां से? कर्क रेखा, कर्क रेखा, और मां से माही नदी, माही नदी। माही नदी कहां? भारत में, माही नदी भारत में। और बा से विषुवत रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा। और का से कांगो नदी, का से कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, जायरे नदी। बताइए, एक आपने कोटेशन से आपने तीनों चीजें याद कर ली। क्या? माली कम बक, मां से मकर रेखा, काटती कौन है? लिम्पोपो नदी। का से कर्क रेखा, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी, जो भारत में बहती है। बा से विषुवत रेखा, का से कांगो नदी या जायरे नदी भी कहती है, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब एक सीधा पूछा जाएगा, विश्व का फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो विश्व का फेफड़ा कहते हैं अमेजन वर्षा वन को, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन। विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को। लिख लीजिए, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका में। अब फेफड़ा क्यों कहते हैं? फेफड़ा का काम क्या है? ऑक्सीजन, हवा को शुद्ध करना, हवा को पंप नहीं करना। पंप कौन करता है? हृदय, खून को। लेकिन हवा को, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो अगर फेफड़े जिसके खराब हो जाते हैं, या सिगरेट जो गंदगी पीता है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है? फेफड़ा पर। तो फेफड़े का काम किस चीज से रिलेटेड है? वायु से। तो आपने सोचा कि विश्व का फेफड़ा कह रहे हैं अमेजन वर्षा वन को। अब आता है क्यों कहते हैं? तो फेफड़ा शब्द से आप लगा सकते हैं दिमाग कि फेफड़े की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं वायु से रिलेटेड होगा। तो ये वन भी है, तो जो जितनी दुनिया में ऑक्सीजन है, उसका 20% ऑक्सीजन सिर्फ यहां से मिलता है। लिख दीजिए, 20% विश्व विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा। यहीं से प्राप्त होता है। चलिए, विश्व का फेफड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा, हेडिंग डालिए तिब्बत का पठार।
तिब्बत का पठार, इसके बारे में दो चीजें। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लिख लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे संसार की छत भी कहा जाता है। इसी कारण से इसलिए इसे इंपॉर्टेंट, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा संसार की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत के पठार को, इसलिए इसे संसार की छत भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर। लेकिन ऊपर वाले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, औसत ऊंचाई मुश्किल है जो पूछे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे संसार की छत भी कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और लास्ट हेडिंग बना लीजिए, पूछ सकता है भारत के दो द्वीपों को लिखिए, तो आप लोग जानते हैं कि कौन सा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, भारत के दो द्वीप है, ले लीजिए। एक लक्षद्वीप, एक है लक्षद्वीप, एक है ये क्या है, दोनों भारत के दो द्वीप, भारत के दो द्वीप, ये भी। तो आपका ये पार्ट हो गया फिनिश। आई होप चीजें बहुत सरल तरीके से आपने सीखी हो और चीजें आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, मजाक मजाक में पढ़ाई चल रही होगी, लोड नहीं लेना पड़ रहा होगा। तो 11 पार्ट हो गए। अब जो आगे के पार्ट हैं, 2 पार्ट बच्चे हैं भूगोल में, भारत की स्थिति को लेकर, तो उसके बाद सरल ही है, अब ज़्यादा बड़े टॉपिक है नहीं, धीमे धीमे आपका साथ समय कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना हम लोग का मकसद नहीं होना चाहिए, कोर्स कंप्लीट होगा लेकिन हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमको चीज़ें याद रह रही हैं कि नहीं, कि हमें बस बड़े बड़े पैराग्राफ लिखाए जा रहे हैं, हम चीज़ रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे जब एग्ज़ाम आएगा, ऐसा तो नहीं है हमारे साथ। तो उसका आकलन करते हुए चलिए, चीज़ों को आसान बनाते हुए, क्योंकि आपको डीएलएड पास करना है अभी, और तैयारी अपनी करते रहिए शिक्षक भर्ती की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे।